2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, और BRL 8 यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर। ह्यूमन रिसोर्सेज BRL 8, और ये पार्ट 2 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था। डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स, राइट, एंड हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम दीज बैरियर्स। इससे पहले भी और भी 5 सवालों के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 BRL 8 ह्यूमन रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। जो सवाल है वो है कि हार्बर्ग्स जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो क्या है, और मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो एक एक करके दोनों थ्योरीज के बारे में जानेंगे। हार्बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी कहती है कि 2 ऐसे फैक्टर्स हैं, इनको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहते हैं, राइट। हार्बर्ग्स की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसके अंदर 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है मोटिवेशन, दूसरा है हाइजीन या हाइजीन मोटिवेशन, बात ऐसी ही है, राइट, क्लियर। तो ये कहते हैं कि 2 फैक्टर, एक फैक्टर जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड रहेगा, दूसरा जॉब डिससेटिस्फेक्शन से रिलेटेड रहेगा। तो पहला फैक्टर जो है, पहले फैक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे दैट ऑल विल रिलेट टू जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड द अनदर फैक्टर विल रिलेट टू द जॉब डिससेटिस्फेक्शन, राइट। सो दीज 2 फैक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स एज फॉलो। सो हार्बर्ग्स मोटिवेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर्स, राइट, क्लियर। तो एक तो किसके लिए जिम्मेदार है? जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, दूसरा है जॉब डिससेटिस्फेक्शन के लिए। सो हाइजीन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स डू नॉट मोटिवेट पीपल। जब आप हाइजीन रखते हैं तो आपको थोड़ी मतलब मोटिवेशन फील होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द हाइजीन दैट नॉर्मल हाइजीनिक कंपोनेंट दैट वी यूज़, हाथ वगैरह धोना है, दैट इज़ नॉट another hygiene factors, right? According to Habermas, that factors that do not motivate people, they simply prevent dissatisfaction. अगर आप इन कामों को करेंगे तो आपको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा किसी भी जॉब के अंदर। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? या फिर जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस फैक्टर्स, या फिर हाइजीन फैक्टर्स। सो पहला है कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप कोई भी काम कंपनी की पॉलिसी के साथ कंप्लाई करते हुए करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहते हुए करेंगे तो आपको डिससेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। दूसरा है टेक्निकल सुपरविज़न में अगर आप रहेंगे, मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको ये ज़रूरत है कि कुछ जानकारी आपको चाहिए, है ना। टेक्निकल सुपरविज़न अगर आपके ऊपर हो तो फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, क्लियर। थर्ड इज इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपरवाइज़र एंड इंटरपर्सनल रिलेशन विद पीयर्स। अगर आपके साथ जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, देखिए आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, इससे कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको। जो सुपरवाइज़र है उसके साथ इंटेलेक्चुअल आपकी बातचीत हो रही है, और जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं यानी कि जो साथ में कलीग्स हैं उनके साथ भी आपकी अच्छी खासी कन्वर्सेशन हो रही है, दैट डजंट लीड टू मोटिवेशन, दैट गिव्स यू द सेटिस्फैक्शन, राइट। डिससेटिस्फैक्शन से प्रिवेंट करेगा। इंटरपर्सनल रिलेशन विद सबऑर्डिनेट, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, ये सारे के सारे आपको डिससेटिस्फैक्शन से बचाते हैं, राइट, क्लियर। अच्छा, तो सर मोटिवेशन कौन देता है? अगला फैक्टर हार्बर्ग के अकॉर्डिंग जो मोटिवेशनल फैक्टर है दैट इज़ मोर मोटिवेटिंग देन द हाइजीन फैक्टर। और इवन इनके अकॉर्डिंग हाइजीन फैक्टर जो है वो मोटिवेट नहीं करते, बस प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फेक्शन से, राइट, क्लियर। सो मोटिवेशनल फैक्टर्स दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू द जॉब। सो मोटिवेशनल फैक्टर हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑफन रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। अगर आप इन फंक्शंस को फॉलो करोगे तो जो आपका टोटल आउटपुट है जॉब परफॉर्म करने का वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सो दीज फैक्टर हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मोरल, सेटिस्फेक्शन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
कौन कौन से फैक्टर है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ग? पहला है अचीवमेंट, राइट। अगर आप कुछ अचीव करेंगे तो आपको मोटिवेशन रहेगा कि मुझे और ज़्यादा जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करने हैं, राइट। एडवांसमेंट, अगर आप पहले से एडवांस हो गए हैं, जो स्किल्स पहले आपको आती थी अब आप उसके अंदर और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, राइट। आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी और एफिशिएंसी भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, जैसे आपको लगता है कि मैं किसी पोस्ट पर हूँ और मैंने लगातार अगर इस तरह से जॉब परफॉर्म की तो मुझे ज़रूर प्रमोशन मिलेगा, ये भी आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है ये फैक्टर, जिससे आप और ज़्यादा एफिशिएंसी में काम करने लग जाते हैं और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करने लग जाते हैं। रिकग्निशन, जब आपको लोग आपके नाम से बुलाने लगते हैं, आपको जानने लगते हैं, आपको पहचानते हैं किसी काम को करते हुए कि ये काम ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा अच्छा करता है, तब भी आपको मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा जॉब पॉजिटिव जॉब सेटिस्फेक्शन होती है आपको, राइट। कभी कभी काम जो है वर्क इटसेल्फ, काम ही ऐसा है जिसको करने में मज़ा आ रहा है। कोई पेंटर है, उसको पेंटिंग बनाने के लिए दिया जाएगा तो ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा ना उसको। अगर उसको एक टेलीविज़न रिपेयर करने के लिए दिया जाए, राइट, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए दिया जाए, तो वहाँ पे उसको मोटिवेशन नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू हिज पैशन, या फिर उसको करने में मज़ा नहीं आएगा, वो व्यक्ति को वो जॉब करने में मज़ा नहीं आएगा। सो कभी कभी जो काम है वो काम अपने आप में ही एक मोटिवेशन होता है। फॉर अ टीचर द टीचिंग इज़ नथिंग, sorry, for teacher the teaching is like बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए वो टीचर। क्लास लेना और इंटरेक्ट करना है itself as motivating thing, right। रिस्पॉन्सिबिलिटी, when you get responsibility तो आपको एक सेंस फील होता है, राइट, कि आप अच्छा कर रहे हैं, राइट। So the theory suggests that any increase in these factors will improve the level of job satisfaction for the employee or anyone who is performing the job. So according to Harburg, there are two factor motivation hygiene theory. पहला है motivational factor और hygiene factor theory, right? Yes. So ऐसे फैक्टर्स जिनसे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा लेकिन आप डिससेटिस्फैक्शन से बच जाओगे, वो है हाइजीन फैक्टर्स, मतलब कंप्लाई करते जाओ चीज़ों के साथ, राइट, क्लियर, यस। नाउ और अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी के साथ, तो आपको मोटिवेशनल फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मोटिवेशनल फैक्टर्स बेसिकली रिलेटेड टू द जॉब। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने बोला डिफरेंशिएट करो मैस्लोस नीड ऑफ हिरार्की से। सो भाई जो मैस्लोस नीड हिरार्की थ्योरी है, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय अब्राहम मैस्लो, अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो पूरा नाम है, अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो। एंड इन्होंने जो पॉपुलर थ्योरी है नीड हिरार्की थ्योरी, ये इन्होंने प्रपोज करी थी। ये पहली कुछ जो शुरुआती थेरीज थी उनमें से मोस्ट पॉपुलर मॉडल या फिर थेरीज मोटिवेशन मानी जाती है। मैस्लो ने बहुत सारी नीड्स को एक्सप्लेन किया ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग और प्रपोज किया दैट दीज नीड हैव अ हिरार्की। हिरार्की मीन्स एक ऑर्डर वाइज आपको नीड होती है। सम नीड्स आर ऑफ लोअर ऑर्डर एज कम्पेयर टू द अदर हायर ऑर्डर नीड्स। कुछ ये एक स्टेप वाइज नीड होती है, मतलब कि ऑर्डर में नीड्स जो हैं वो फुलफिल की जानी चाहिए, या फिर ऑर्डरली नीड्स होती हैं हमारी। पहले अगर मान लेते हैं आपको किसी से बात करनी है तो हो सकता है यू जस्ट रिक्वायर अ नॉर्मल मोबाइल फ़ोन। व्हेन यू हैव दैट मोबाइल फ़ोन यू मे रिक्वायर द मोबाइल फ़ोन विद द एक्स्ट्रा बैटरी। देन व्हेन यू हैव दैट मोबाइल फ़ोन विद द एक्स्ट्रा बैटरी यू मे रिक्वायर द बेटर स्क्रीन, better network, so right, so there are the satisfaction and hierarchy of needs जो पूरी होती चली जाएगी तो आपकी हायर नीड्स आती चली जाएगी। इज इट, आर यू गाइस गेटिंग मी? समझ आ रहा है सब कुछ? यस एवरीवन,
सो दिस क्वेश्चन इज लाइक इम्पॉर्टेंट वन. आगे उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि अगर आपकी लोअर नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हायर नीड्स ऑपरेटिव नहीं होंगी, वो आएंगी ही नहीं. राइट, क्लियर. जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आपको एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, हो सकता है इसमें ज़्यादा मोटिवेशन ना मिले. राइट, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक बेटर जॉब चाहिए ऑफ 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ टू सिक्योर योर सेल्फ, राइट, फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, यू नीड दिस. तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो. वुड यू लाइक टू बाय अ लैम्बोर्गिनी जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन इफ़ यू हैव द मनी, या फिर आप एक जॉब परस्यू करेंगे, करना चाहेंगे जो विच विल गिव यू 50-60,000 पर मंथ, यस, विच गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन. दोनों में से कौन सा लग रहा है आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा? चलो तीसरा एक और ऑप्शन दे देता हूँ, आपका खुद का एक बिजनेस जिससे आप मैक्सिमम ही रिलेट कर पा रहे कि यार ये तो सही है, दिस आई डू. राइट, सो वी हैव द हायरार्की ऑफ नीड्स. जब लोअर लेवल नीड्स पूरी होंगी तभी हायर लेवल नीड्स के ऊपर हम लोग जाते हैं. ओके, क्लियर. चलिए, सो मैस्लोज हैव प्रपोज्ड 5 मेन हायरार्किकल लेवल ऑफ नीड्स, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं. फोटो में क्या दिखाया गया है, ध्यान से देखिए. अब्राहम हेराल्ड मैस्लो, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और 1970 में छोड़कर चले गए, मतलब दोनों टाइम हमें मिल नहीं सकते थे. राइट, यस, खैर. सो ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट हु स्टडीड द पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज़, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, और इस किताब के अंदर इन्होंने जिक्र किया हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर नीड हायरार्की थ्योरी. राइट, चलिए. सो इनके अकॉर्डिंग जो लेवल 1 की नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब हमें नीड होती है ब्रीदिंग की, फूड की, वाटर की, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टैसिस, एक्सक्रीशन. दीज आर लेवल 1 नीड्स. अगर ये नीड्स पूरी होंगी तभी हमें सिर्फ नेक्स्ट लेवल की नीड हमें आएगी, दैट इज़ सेफ्टी. सेफ्टी में सेफ्टी ऑफ बॉडी, यानी कि हमें लाइक ठंड से बचने के लिए कपड़े चाहिए होंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मोरालिटी, है ना, एंड द फैमिली ऑफ हेल्थ ऑफ प्रॉपर्टी. इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड होगी वो इस नीड को पूरी करने के बाद आएगी, दैट इज़ द लेवल 3 नीड, लव बिलोंगिंग, कि आपके पास सब कुछ है, अब आपको चाहिए क्या, फ्रेंडशिप, सेक्सुअल इंटीमेसी, फैमिली. राइट, आगे, यस, रोटी कपड़ा मकान के बाद ही व्यक्ति शादी करता है ना. नाउ आगे एस्टीम, जब सब कुछ हो गया अब आपको चाहिए कि अचीवमेंट, सोसाइटी में मेरा नाम हो, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं लोगों की रिस्पेक्ट करूं, है ना, कॉन्फिडेंस आए, ये नीड. इसके बाद जब सब कुछ व्यक्ति जो है लास्ट स्टेज में है तो उसके पास आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आप यहाँ पे मोरालिटी की बात करेंगे, क्रिएटिविटी की बात करेंगे, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप पहले से किसी को जज नहीं करेंगे, आप सभी फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपने दुनिया अब तक देख ली है इन चारों नीड के पूरे होने तक. आर यू गाइस गेटिंग दिस? अगर ये लेवल 1 से लेवल 5 तक जाना है तो आपको सभी लेवल की नीड्स को पूरा करना होगा, तभी आपको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड है वो आएगी. राइट, क्लियर. जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए खाना नहीं है, क्या वो कॉन्फिडेंस के मारे मतलब उसको परेशान होगा कि मुझे एक कॉन्फिडेंस मेरे को होना चाहिए, खाना भले ही सुबह मिल लेना, शाम को मिले ना, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस की नीड होगी उसको, ये लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा नाम हो, फेम हो. द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फूड क्राइसिस, यस, चाहेगा वो कि मेरा नाम, नेम हो, फेम हो, ऐसा क्यों भाई? उसकी नीड नहीं, उसको नहीं चाहिए कि नेम फेम हो उसका. बट सर पहले उसको खाना चाहिए, पहले उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद उसको चाहिए होगा तो. राइट, सो मैस्लोज ने जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी दी
उसमें ये बताया कि जो नीड्स होती हैं वो एक हिरारिकल ऑर्डर के अंदर होती हैं, लेवल वाइज ऑर्डर के अंदर होती हैं। तो दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट नीड्स फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। इसके अंदर क्या क्या आएगा भाई? वाटर, वार्म, शेल्टर, स्लीप, मेडिसिन, एजुकेशन, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि आपको थोड़ा लाइफ का सेटिस्फेक्शन दें, राइट। सो मैस्लो was of an opinion that until these needs are satisfied to a degree to maintain the life, दूसरे जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं वो काम नहीं करेंगे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए कि दीज आर द नीड्स टू बी फ्री फ्रॉम द फिजिकल डेंजर्स सच एज फियर ऑफ लूजिंग जॉब। अगर जॉब छूट गई तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊँगा और मैं डेली बेसिक नीड्स कहाँ से पूरी करूँगा। सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं कहाँ से कहाँ रहूँगा। फूड एंड शेल्टर। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इमोशनल हार्म। हमारी बेइज्जती हो गई तो, नाम ख़राब हो गया तो, राइट, ये सेकेंडरी जो नीड है। इसके बाद सोशल नीड्स, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, राइट। इसके बाद एस्टीम नीड्स। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, once people begin to satisfy their social need, they want to be held in esteem both by themselves and by others. So this kind of need produces satisfaction as power, prestige, status, self confidence. So इसमें दोनों तरीके के esteem आएंगे। Internal esteem factors like self respect, autonomy, achievement, and external esteems like status, recognition, attention, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये चारों लेवल की नीड पूरी हो जाए तो उसको हाईएस्ट नीड ऑफ हायरार्की आएगी फिर उस व्यक्ति। इट इज़ द ड्राइव टू बिकम दैट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। मतलब हमारा अस्तित्व क्या है, ऐसा लोग खोजते हैं ना कि मैं क्यों आया हूँ धरती पर, राइट। सो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यहाँ पर आ जाती है। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, हमारी पोटेंशियल के ऊपर हम काम कर पाएँ, सेल्फ फुलफिलमेंट के ऊपर काम कर पाएँ। इट इज़ टू मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल एंड टू अकम्प्लिश समथिंग। जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम लोग आए, ऐसा कुछ जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, ऐसा कुछ समझता हूँ, राइट। सो दीज वर टू थेरीज, वर्क्स टू फैक्टर थेरी, मोटिवेशन एंड हाइजीन थेरी, एंड मैस्लोस नीड हायरार्की थेरी। सवाल संख्या 8 के ऊपर बढ़ते हैं और इसके 4 पार्ट हम लोग चारों पार्ट के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सो राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 5 नंबर के ये सवाल हैं। सो पहला पूछा गया आपसे, परफॉर्मेंस अप्रेजल किसे कहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको कभी भी कंपनी को क्या करना होगा कि आपको प्रमोट करना होगा, आपको एक लेवल से दूसरे अपर लेवल में भेजना होगा, या ये चेक करना होगा कि आप काम कैसा कर रहे हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करें, ठीक है। आपके जितने भी काम हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, असेस किया जाएगा। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिव्यूइंग एंड असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और उस व्यक्ति के फ्यूचर के लिए प्लान किया जा सके। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जनरली डन इन अ सिस्टमैटिक वे। पहला है जो सुपरवाइजर्स हैं, द सुपरवाइजर मेजर्स द पे ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपेयर्स इट्स टारगेट विद द प्लान्स, कि उनको कितना पैसा मिलता है और वो जो टारगेट हैं प्लान के अकॉर्डिंग कितने हैं। सुपरवाइज़र एनालाइज करेगा फैक्टर्स बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ये इतना काम कर पा रहे हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या और काम कर पाएंगे, उसके पीछे कौन से सपोर्टिव रीज़न हो सकते हैं, राइट। सो एम्प्लॉयर्स नाउ आर इन पोजीशन टू गाइड द एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर उनको ये दोनों बातें पता चल गई तो फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक बढ़िया पोजीशन में आ जाते हैं, जिससे वो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर पाएँ कि उन लोगों को क्या काम करना है जिससे ज़्यादा यील्ड निकल कर आ सके। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो उस कॉमन गोल को अचीव कर पाएँ। पर सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास सेम कैपेसिटीज़ और क्वालिटीज़ नहीं होती। एक व्यक्ति की क्वालिटी दूसरे व्यक्ति से डिफ़र करती है, राइट। सारे के सारे लोग एफिशिएंटली एबल नहीं होते किसी काम के लिए, बट ऑल हैव टू वर्क टुगेदर।
So in order to keep their morale high, it is necessary to inform them from time to time about their own level of performance in the organization, कि आपने कितना काम किया है, इस बार आपको कितना इंसेंटिव आपने अर्न किया है, या फिर कितने समय बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है, राइट? क्लियर? सो दिस कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग अ फेयर सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, वायबिलिटी एंड ग्रोथ, जिससे हम मैक्सिमम और इफ़ेक्टिव तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अचीव कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें बेसिकली इस पूरे के पूरे परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर करना क्या होता है, लोग क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितने समय में कैसी यील्ड दे रहे हैं. इसके लिए जब हम चेक करते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये फैक्टर्स, ये एक्टिविटीज़ भी ऐड करोगे तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा होगा. तो यही जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट इज मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर. मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर के अंदर एक एम्प्लॉई है, ये जो ग्रीवेंस प्रोसीजर है, ग्रीवेंस प्रोसीजर मतलब जब कोई शिकायत करता है ना, तो शिकायत करता है, अपनी ग्रीवेंस लेकर जाता है, तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा. तो उसके लिए सरकार ने या एक मॉडल दिया है कि आपको इस मॉडल के तहत आपको जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है. सबसे पहले जो अग्रीव्ड एम्प्लॉय होगा, जिसके पास वो प्रॉब्लम होगी, जो डिससेटिस्फाइड है किसी भी काम की वजह से, वो क्या करेगा भाई, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के पास अपना जो है ग्रीवेंस देगा. और इनके पास टाइम होता है 48 आवर्स का रिप्लाई करने के लिए. कितना टाइम रहता है सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंस? 48 आवर्स. अगर ये 48 आवर्स के अंदर नहीं कर पाते तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं. इसमें लग जाते हैं 3 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं. इसके बाद अगर इस व्यक्ति से भी, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, सो ग्रीवेंस कमेटी के पास जाती है और मैक्सिमम दे विल टेक 7 डेज़, राइट. इसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, ही विल टेक अप टू 3 days एंड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन कुड टेक अप टू 7 days. सो ये जो सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंस है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेप वाइज प्रोसेस है कि कैसे एक ग्रीवेंस को डील किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. So the code of discipline adopted by the Indian Labour Conference in 1957 laid down that the management and union should establish upon mutually agreed basis grievance procedure which would ensure a speedy and full investigation, जिससे एक सेटलमेंट को लीड किया जा सके कि अंत में आप एक सेटलमेंट पे पहुंच जाओ. So at present model grievance procedure in India provides the 5 successive time bound steps and each leading to next in case the aggrieved employee prefers an appeal. अगर कोई जो सहूलियत है, कोई जो सोल्यूशन है, वो एक लेवल द्वारा दिया गया और वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अगले लेवल में जा सकता है और उसके पास इतना टाइम लगेगा, राइट. नॉन सेटिस्फाइड अग्रीव्ड एम्प्लॉई है, वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे जाएगा, फिर नॉन सेटिस्फाइड, फिर आगे जाएगा, फिर नॉन सेटिस्फाइड, फिर आगे जाएगा. ओके, क्लियर. अगर जहाँ सेटिस्फाइड हो गया, अगले स्टेप में नहीं जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये जो मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर है, ये फॉलो किया जाता है अभी के बेसिस पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हरीश कौन है? हरीश की बात कर लेते हैं. ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनालिसिस है, स्टोरेज एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज. बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको कलेक्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा और जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसे यूज़ भी किया जाएगा. ये ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट. क्लियर.
और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी कॉस्टिंग को, ज़्यादा समराइज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, और पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्डर में जो फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। डिसीजन मेकर्स जो हैं इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना सकते हैं। देखिए, डिसीजन मेकर्स के लिए आसान कब रहता है? जब उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हों, राइट, क्लियर, और इवेल्युएटिंग क्राइटेरियाज हों। तो वो कैसे आ सकते हैं? वो किसी डेटा या इन्फॉर्मेशन से ही आएंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम गिव्स accurate data about the human resource in any organization, right? So इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इनपुट, सबसे पहले सारे के सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कोडिफाई किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसे फीड किया जाता है, मतलब ऐड हो जाता है वो सारा का सारा डेटा। जैसे जब आप लोग किसी कंपनी में जब जाते हैं तो अपना अटेंडेंस लगाते हैं, हम थंब स्कैनर होता है, हो सकता है कि कार्ड स्कैनर हो सकता है, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम हो सकता है कि जो रजिस्टर पर आप लोग फिज़िकली सिग्नेचर करते हो, ये सारा का सारा जो इनपुट है वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इनकोड किया जाता है, मतलब वहाँ पर ऐड किया जाता है। इसके बाद डेटा बेस बनता है। यस विश्वजीत, आई गेस यू वांट टू से समथिंग। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ चेक योर माइक और रीजॉइन। यस, हेलो, you can comment as well. If you are not able to turn on your mic, you can comment as well. Yes, would you like to add something? Okay, okay, now सो पहले ये सारा का सारा डेटा जो है वो ऐड किया जाता है और फिर इसे डेटाबेस के अंदर कलेक्ट किया जाएगा, राइट। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और इस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है कि जिससे उसे यूज़ किया जा सके। सो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कंटेन्स एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सच एज एम्प्लॉय कोड, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सुपरनेशन, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयड, सैलरी रेंज, social security information is stored in database. Database is maintained with security, so data cannot be accessed by unauthorized personnel. और यहाँ पे लेवल सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। सर, ये लेवल सिक्योरिटीज़ मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ना, राइट? यस। और फैक्टर सिक्योरिटीज़, 2 फैक्टर सिक्योरिटी, 3 फैक्टर सिक्योरिटी, इस तरह का कि पहले आपको पासवर्ड डालना है, फिर आपको थंबप्रिंट लगाना है, फिर आपको फेस रिकॉग्नाइज कराना है, फिर आपको आई कैच करानी है। बहुत सारे तरीके की सिक्योरिटीज़ जो है फैक्टर वाइज होती हैं और लेवल वाइज भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। लेवल वाइज का मतलब है कि मैनेजर कैसे देख पाएगा इस डेटा को? देखेगा तो इस डेटा को अगर कोई CEO देख रहा है तो वो कैसे देखेगा? इस डेटा को अगर एम्प्लॉय खुद देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा? तो ये लेवल वाइज डेटा जो है डिस्प्ले होता है, राइट? ओके, चलिए। प्रोग्राम्स हर इसके अंदर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़, आप ऐसा समझते हैं। टेलर्ड मेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द नेम ऑफ स्पेसिफिक पैकेजेस। कंपनीज़ जो ऐसे सॉफ्टवेयर, आपको रिटेल कंपनीज़ के पास जो भी सॉफ्टवेयर मिलेगा, जैसे ओरेकल, सैप, है ना, तो यहाँ पर पैकेजेस मिलते हैं आपको, राइट, जिसके अंदर अलग अलग आप लोग टेलर्ड सॉफ्टवेयर या फिर टेलर्ड सोल्यूशन इसके अंदर ऐड करा सकते हो अपने नाम से, अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से। कोई भी ऑप्शन ऐड या फिर उसे एलिमिनेट करा सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर बेसिकली ये होता है। नेक्स्ट, मॉड्यूल इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे अब एक मॉड्यूल्स जो हैं वो किस किस चीज़ के लिए अवेलेबल होंगे? जो HR प्लानिंग है उसके लिए एक अलग मॉड्यूल होगा, रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग मॉड्यूल होगा, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, राइट। ये सारे लेवल के लिए, सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग जो मॉड्यूल्स होंगे वो काम करेंगे, और ये सारे के सारे मॉड्यूल एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं,
आप ऐसा समझ लो कि ये एक तरीके का यूज़र इंटरफेस आप समझ लो, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस आपके लिए होंगे, राइट। एक जगह प्लानिंग कर रहे हो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, स्किल इन्वेंटरी, ट्रेनिंग एंड HR रिकॉर्ड कीपिंग, राइट। अब भाई सारा डेटा आ गया सर, लेकिन इसे यूज़ कैसे करेंगे? इसको करेंगे क्वेरी आउटपुट का यूज़ करके। अब क्वेरी आउटपुट कैसे यूज़ करते हैं? क्वेरी आउटपुट क्या होता है? एक क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज होती है ना, राइट। अब क्वेरी लैंग्वेज जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, दे नो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेरी लैंग्वेजेस। ये क्वेरी लैंग्वेजेस क्या करती हैं? पूरे के पूरा डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ के ऊपर एक सिग्निफिकेंट या फिर एक तरीके का आप ऐसा समझ लीजिए कैप लगा के कि किस इन्फॉर्मेशन को पूछने पर, क्या इनपुट डालने पर क्या आंसर आना चाहिए, राइट। जैसे आप अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि 2 + 2 4 होता है, ये हमें पहले बताना पड़ता है कंप्यूटर को, इसीलिए जब अगली बार जब आप 2 + 2 लिखेंगे तब आपका कंप्यूटर 4 बताएगा। तो इसी तरह की और बहुत सारी क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं, है ना। और यही जो क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे डेटास को एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो आपके लिए आसान हो जाता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजी हो जाता है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को निकाल सके और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग उसके द्वारा की जा सके, राइट। आर यू गेटिंग गाइज? सब कुछ समझ आ रहा है? It was little complicated HRIS, but I guess I hope you got it. Everyone, समझ आ गया? सर हरीश तो समझ आएगा ही ना, हमारा पड़ोसी है हरीश, है ना? Yes. Guys, last topic of this book, this question paper is job rotation. जॉब रोटेशन के अंदर जॉब को घुमाते हैं, हाँ जॉब घुमाते हैं। मान लेते हैं आप किसी कंपनी में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपके लिए अगर आपको प्रमोट करना है एज अ सुपरवाइज़र, या फिर आपको मतलब एक टाइम ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सारी अलग अलग जॉब्स परफॉर्म करने के लिए दी जाएंगी, जिससे आपकी स्किल्स पता लगे, आपको एक्सपीरियंस मिले, और एक जो कॉमन जो कम्युनिकेशन है वो सब लोगों तक पहुंच सके, और आपको ये भी पता लगे कि बाकी लोगों की इम्पोर्टेंस कितनी है, राइट। जॉब रोटेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप किसी कंपनी में हैं और वहाँ पे आपका जॉब रोटेशन हो रहा है, तो जिस काम को आप हो सकता है कि बहुत आसान समझते हो और आपको एक दिन उसमें रखा जाए, तब आपको पता चलेगा कि असली आसान काम क्या है, राइट। क्लियर? इससे होता क्या है कि बोर्डम जो है आपकी वो रिड्यूस हो जाती है, आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, और आपको एक बढ़िया बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपके साथ में काम करने वाले लोगों के साथ, राइट। फिर आप उनको ज़्यादा वैल्यू देने भी लग जाते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि वो काम किस तरह का है ना, राइट। जब तक आप वो काम करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और जॉब रोटेशन क्या है कि आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस देगा अलग अलग जॉब एरियाज़ के अंदर। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जॉब बदल दी जाएगी, नहीं, ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डिफरेंट जॉब परफॉर्म करो फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 days 3 days, फॉर अ वीक, राइट। जिससे आपको दूसरी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में पता चले और उनके वर्क फंक्शन के बारे में। और पता है कि इसलिए भी किया जाता है कि कभी कभी आपको हायर लेवल पर जब ऐड करना हो तो पहले से ही वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं जॉब रोटेशन के फॉर्म में, राइट। तो दिस परफॉर्म्स एज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. So this aspect of job rotation can be seen widely applied in retail scenario, where the end user or consumer is in direct presence all through. So this has for large extent reduced boredom, reduced irregularities, and due to familiarity acquired new skills or assumes new and varied responsibility. In other words, it will lead to better job satisfaction, which is the ultimate goal for better
जॉब रोटेशन क्या है? सिस्टमेटिक मूवमेंट है एक जॉब से दूसरे जॉब में। और हाँ, जॉब बदली नहीं जाती इसके अंदर, बस आप एक शिफ्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे हो तो नई जॉब। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन पेपर 2019 ऑफ BRL 8 ह्यूमन रिसोर्सेज। गाइज, सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। If you want to join the classes, contact on 828 4x7 188, राइट। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सर ईमेल कहाँ करना है? ईमेल करना है info@pbarl.com, राइट। ये साफ साफ आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। ये ईमेल है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, राइट। चलिए, सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और थर्ड ईयर का बैच जल्दी ही शुरू हो रहा है, राइट। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में तो आपने अगर लूज़ कर दिया या चल रहा है, दैट्स ग्रेट, बट सेकेंड ईयर सिलेबस इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून। सो सी यू ऑल, टिल देन कीप वॉचिंग।